और 1 मिनट के बाद क्या करता? फेज चेंज एंड लेटेंट हीट। फेज चेंज एंड लेटेंट हीट, ठीक है। कहते हैं कि फेज चेंज के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि फेज कैसे चेंज होता है। देखो होता क्या है कि साहब पहले हमारे पास जो 3 स्टेट होते हैं वो याद करो। सबसे पहले सॉलिड स्टेट, देन आफ्टर लिक्विड और देन आफ्टर गैसेस। ठीक है, ठीक है, ये 3 हमारे क्या होते हैं? सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसेस स्टेट हमारे होते हैं। सॉलिड क्यों होता है, लिक्विड क्यों होता है, गैसेस गैस क्यों होता है? तो कहते हैं कि सॉलिड में जो होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है साथ क्या होता है, बहुत ही स्ट्रांग होता है। मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच की जो स्पेसिंग होती है क्या वो बहुत ही कम होती है। लिक्विड में उसकी कंप्लीशन क्या होता है साहब, थोड़ा सा ज्यादा स्पेसिंग होता है, लेकिन गैसेस में बहुत ज्यादा स्पेसिंग होता है। ठीक है, तो ये इसमें क्या है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा सॉलिड में पाएगा, फिर उससे कम लिक्विड में, और सबसे कम आपको किसमें पाया जाएगा साहब, गैसेस में पाया जाता है, गैसेस स्टेट में पाया जाता है। अब होता क्या है कि अगर मान लो कि इस सॉलिड को अगर हम हीट देना चालू कर दिए साहब, अगर इस सॉलिड को हम लोग क्या देना चालू कर दिए बाबू, हीट देना चालू कर दिए, तो साहब हीट 2 प्रकार से यूटिलाइज होता है। एक उस बॉन्ड की एनर्जी को बढ़ा दे, या तो उस बॉन्ड की एनर्जी को बढ़ा दे, नहीं तो साहब उस जो मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो सब मॉलिक्यूल्स की बॉन्ड के थ्रू क्या कनेक्टेड होते हैं, तो या तो उस बॉन्ड की एनर्जी को बढ़ा दे, नहीं तो उस मॉलिक्यूल की एनर्जी को बढ़ा दे। तो होता क्या है कि जब साहब बॉन्ड की एनर्जी को बढ़ाता है, जब मॉलिक्यूल्स की एनर्जी को बढ़ाता है, तो साहब उस सब्सटेंस का, उस मटेरियल का टेम्परेचर आपका बढ़ जाएगा। लेकिन जैसे ही बॉन्ड की एनर्जी को बढ़ाएगा, जैसे ही बॉन्ड की एनर्जी को बढ़ाएगा, तो बॉन्ड में क्या होगा, सेपरेशन ज्यादा होगा, या वो बॉन्ड क्या होने लगेगी, टूटना शुरू कर देगी। बात समझ में आएगी क्या होगा? जैसे मान लीजिए कोई भी सब्सटेंस होता है, कोई भी सब्सटेंस आपको पता होगा कि साहब सबसे पहले न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में एटम्स होते हैं, मतलब मॉलिक्यूल्स होते हैं, मटेरियल होता है, मटेरियल मॉलिक्यूल से बना होता है, मॉलिक्यूल से एटम से मिलकर बनता है, एटम न्यूक्लियस से मिलकर बनता है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें आपको पता है। तो हम ये कह रहे हैं कि जो जैसे मान एक मॉलिक्यूल ये है और एक मॉलिक्यूल ये है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगाया होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये सॉलिड है, जुड़े हुए हैं सब। तो कह रहे क्या कि जैसे ही हम हीट एनर्जी देते हैं, तो हीट एनर्जी देते हैं, तो ये जो हीट है अगर इस मॉलिक्यूल्स के टेम्परेचर को इंक्रीज करने में चला गया, तो जब मॉलिक्यूल्स के टेम्परेचर को इंक्रीज करने में चला गया, तो साहब उस मटेरियल का, उस सब्सटेंस का टेम्परेचर हमारा क्या कर जाता है, हीट देने पे इंक्रीज कर जाता है। लेकिन जैसे ही अगर ये जो हम हीट सप्लाई दे रहे हैं, अगर उसके जो बॉन्ड होते हैं और उस एनर्जी उसके बॉन्ड को देना शुरू करते हैं, एनर्जी जो भी दे रहे हैं, अगर वो पूरा का पूरा एनर्जी किसमें चला जा रहा है, बॉन्ड को मिलता जा रहा है, तो साहब वो बॉन्ड क्या होंगे, अपने आप में वीक पड़ने लगेंगे। मतलब उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा थोड़ा क्या होने, धीरे धीरे क्या होने लगेगा, कम होना शुरू कर देगा। तो इसीलिए क्या होता है, इनका फेज चेंज हो जाता है। फेज चेंज कब होगा, तो फेज चेंज में आप ध्यान से देखो कि इस सिस्टम का जो टेम्परेचर होगा वो कभी भी चेंज नहीं करता। जैसे मान लो कि हमारे पास आइस है, आइस मान लो 0 डिग्री सेल्सियस पे है, और जब आइस मेल्ट करना शुरू करेगा, तो जो आइस मेल्ट करके जो वाटर फॉर्म करेगा, तो वो वाटर उस टाइम पे 0 डिग्री सेल्सियस पे ही रहेगा, क्योंकि आइस इज कन्वर्टेड इनटू वाटर। या वाटर को अगर हम फ्रीज करते हैं, जब वाटर को फ्रीज करेंगे तो वाटर का टेम्परेचर क्या होगा उस टाइम पे, 0 डिग्री सेल्सियस ही होगा। उस दौरान कोई भी टेम्परेचर का इंक्रीज नहीं होगा, क्यों, हीट तो हम दे ही रहे हैं, सराउंडिंग से हीट आपको मिल रहा है,
या किसी कंटेनर में आपको अगर आइस को हम मेल्ट करवाते हैं तो जो हम हीट देते हैं वो पूरा का पूरा क्या हो जाता है साथ। आइस इज कन्वर्टेड इनटू वाटर, या अगर वाटर को अगर हीट देते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे तो वाटर क्या बन जाता है, स्टीम में कन्वर्ट होना चालू कर देता है। तो उस समय जो स्टीम मिलेगा वो भी स्टीम हमारे का 100 डिग्री सेल्सियस पे ही मिलेगा। ठीक है, तो हमें याद रखना है जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द आइस है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द आइस है या मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द आइस है, वो आप फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर या मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द आइस दैट इज इक्वल्स टू 0 डिग्री सेल्सियस, जबकि जो क्या बोलते हैं पानी जो वेपर में कन्वर्ट होता है वो कब होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब वाटर कितने बॉइल करता है बाबू, 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल करता है। और इसी 100 डिग्री सेल्सियस अगर आप कंटिन्यूसली हीट देना चालू कर दीजिएगा तो वाटर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट होते जाएगा, दैट इज स्टीम में कन्वर्ट होते जाएगा। ठीक है, तो यही इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम इससे कम होता है, इसमें ज्यादा होता है, इसमें कम होता है, तो इसमें कम होता है। तो कहता है क्या कि अगर ध्यान से देखें सॉलिड से अगर लिक्विड में जाना है या लिक्विड से गैसियस स्टेट में जाना है, अगर सॉलिड से लिक्विड में जाना है या लिक्विड से सॉलिड में जाना है तो फेज चेंज करना है, सॉलिड से लिक्विड में जाना है या लिक्विड से सॉलिड में जाना है। तो अगर इस दौरान जो हमने हीट सप्लाई देंगे, इस दौरान जो हीट सप्लाई देंगे उसको बोलते हैं हम लोग लेटेंट हीट। जो हीट देंगे वो क्या बनेंगे, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट कभी भी उस सिस्टम का, उस सब्सटेंस का, उस मटेरियल का टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं करेगा। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, जो हीट देंगे वो लेटेंट हीट देंगे। या लिक्विड से गैसियस स्टेट में अगर कन्वर्ट करना है तो यहां पे भी जो हम लोग हीट देंगे तो वो भी हम लोग देंगे लेटेंट हीट। दोनों लेटेंट हीट होगा। मतलब लेटेंट हीट क्या है कि साहब फेज की चेंज के दौरान जो हीट सप्लाई देते हैं, अगर हम हीट सप्लाई देते हैं और उस हीट से उसका फेज चेंज हो रहा है, दैट इज द लेटेंट हीट। अब देखो यहां दो चीज हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड में जाए या लिक्विड से सॉलिड में जाए, उस दौरान जो लेटेंट हीट लगेगा, और लिक्विड से गैसियस स्टेट में जाए या गैसियस स्टेट से लिक्विड में जाए, इस दौरान जो हीट सप्लाई होगा इसको बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ, इस दौरान बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और इस दौरान जो हीट सप्लाई देंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। नहीं समझ में आया? अगर आप सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हो या लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हो तो फेज का ट्रांसफॉर्मेशन होना है, तो फेज का ट्रांसफॉर्मेशन आप क्या देंगे, हमेशा लेटेंट हीट सप्लाई करते हो। ठीक है, क्या फॉर्मूला बताएंगे, तो उसने कहा लेटेंट हीट। तो जो लेटेंट हीट होगा, लेकिन यहाँ पे सॉलिड से लिक्विड में जा रही है, लिक्विड से सॉलिड में जा रही है, तो वहां पे जो लेटेंट हीट कहलाएगा वो कहलाएगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मतलब आप फेज चेंज कर रहे हो किसका, सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से। लेकिन अगर लिक्विड से गैस में जा रहे हैं या गैस से लिक्विड में जा रहे हो, है ना, लिक्विड को कन्वर्ट करना है किसमें, गैसियस स्टेट में, या गैस को कन्वर्ट करना है लिक्विड स्टेट में, तो उस दौरान जो हीट होगा दैट इज द लेटेंट हीट आल्सो, बट दैट लेटेंट हीट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इसलिए हम लोग लेटेंट हीट दो प्रकार के होते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, तो बाकी समझ में आया क्या होगा लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट को डिफाइन किया गया है, लेटेंट हीट लिखेंगे निकालेंगे लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या होगा, एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर, नहीं, एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg of a substance from one state to another state. एक स्टेट से दूसरे स्टेट में
एनर्जी को कन्वर्ट करने के लिए जितने अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी उसी को हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट का जो फॉर्मूला आएगा वो होता है Q बराबर m इंटू एल। Q बराबर क्या होगा, m इंटू। यहाँ पे लेटेंट हीट हमारे दो प्रकार का भी हम लोग पढ़ा, एक होगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट ऑफ वेपोराइजेशन। हम लोग डालेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का तो एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू convert 1 kg of 1 kg of solid energy required to convert 1 kg of solid into 1 kg of liquid at freezing temperature। या मेल्टिंग टेम्परेचर, फ्रीजिंग टेम्परेचर मेल्टिंग टेम्परेचर एक ही होगा, ठीक है। मतलब किसी भी सॉलिड को 1 केजी या 1 ग्राम, बात देखिए 1 ग्राम सॉलिड को 1 ग्राम लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए फ्रीजिंग टेम्परेचर पे या फ्रीजिंग पॉइंट पे जितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड पड़ेगी उसे हम क्या बोलेंगे, लेटेंट ऑफ फ्यूजन। द क्यूब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन याद रखना है, फॉर आइस या वाटर के लिए होगा 80 कैलोरी, यूनिट क्या होगा, कैलोरी पर ग्राम। और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो होगा 540 कैलोरी पर ग्राम। पक्का 80 कैलोरी पर ग्राम, 540 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है। कैसे क्वेश्चन आते हैं इसको देखें। तो साहब यहां देखो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पढ़ा दिया, ऐसे ही आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी लिख लो यहीं पे, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होगा, तो देखो एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ लिक्विड, सिंपल, liquid into 1 kg of steam at boiling temperature। ये हमारा क्या होगा, लेटेंट ऑफ वेपोराइजेशन हो जाएगा। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, पक्का। एक ही चीज है दोनों। तो बस इतना याद रखना है साहब, लेटेंट हीट ऑफ आइस कितना होता है 80, लेटेंट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है 540 कैलोरी पर ग्राम। सिंपल है ये। इस पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं बाबू, देखिए जैसे मान लो 10 ग्राम या 100 ग्राम आलू, 100 ग्राम आइस एट -20 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना है 100 ग्राम स्टीम एट 150 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आइस को
स्टीम में कन्वर्ट करना है ऐसा। कितने अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड पड़ेगी, फाइनल लिख लो, फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट दिस इनटू दिस। कोई दिक्कत? अब कैसे होगा बोलो। अब आप सोचो कि साहब अगर आप हीट देते हैं तो आप समझो पहले कि अगर आइस है, अगर मानिए कि -20 डिग्री सेल्सियस पे है, तो अगर इसको हीट दोगे तो सबसे पहले क्या होगा कि साहब इसका टेम्परेचर पहले 0 डिग्री सेल्सियस पे आएगा। तो टेम्परेचर में जब चेंज होगा, तो जैसे टेम्परेचर में चेंज होगा तो उस दौरान आइस में ही रहेगा। 0 डिग्री सेल्सियस पे भी हमारी आइस में ही रहेगा। तो सबसे पहले तो हमारा कर्तव्य है कि आइस 0 डिग्री से क्या चल रहा है, -20 डिग्री से 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस ही बन जाए। नहीं, उसके बाद अगर अभी भी कंटिन्यूअस हीट आप दीजिएगा तो अब आइस क्या करने लगेगी साहब, मेल्ट करने लगेगी। और आइस मेल्ट कैसे करेगी, मेल्ट करेगी तो इस दौरान कभी भी उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा, और जो भी यहां पर मिलेगा वाटर मिलेगा, और वो भी हमारे 0 डिग्री सेल्सियस पे मिलेगा। पास समझ में आएगा। आइस इज कंप्लीटली कन्वर्टेड टू वाटर। आइस एंड टेम्परेचर किस लेगा, इसमें लेकर रेट ऑफ फ्यूजन है, कोई दिक्कत नहीं। अब वाटर 0 डिग्री का गया, 0 डिग्री से वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे आएगा, तभी इसकी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर की 100 डिग्री सेल्सियस, तो वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा। तो इस दौरान उसका टेम्परेचर इंक्रीज किया तो एमएस डेल्टा टी लगा लेंगे। अब वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे अब कंटिन्यूअसली और भी हीट देना चालू कर दें, तो क्या होगा कि वाटर जो 100 डिग्री सेल्सियस पे है, और वाटर का फेज चेंज होगा, मतलब वाटर 100 डिग्री सेल्सियस विल कन्वर्ट इनटू स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। अब कंटिन्यूअसली और भी हीट देना चालू करें तो स्टीम क्या हो जाएगा, इसके बाद स्टीम का भी टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, तो उसको हम बोलते हैं सुपर हीटेड स्टीम। तो सोचा बोलेगा 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम आ गई साहब वेपर, तो मतलब अब इसको भी अगर आप कन्वर्ट कीजिएगा, इसको अब अभी भी इसमें हीट अगर आप देना चालू कर दीजिएगा, तो उसको हम बोलेंगे सुपर हीटेड स्टीम। और इसका टेम्परेचर मान लीजिए यहाँ पे स्टीम ही मिलेगा और 150 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या, यहाँ पे जो हीट देना पड़ा, वहां पे क्या देना पड़ा, एमएस डेल्टा टी काम करता है, सबका हीट जोड़ आंसर आ जाएगा। कैसे देखो फटाक से समझ में आएगी, नहीं समझ में आया तो साहब चूंकि है क्या कि वीडियो को 1 घंटा से ज्यादा नहीं बनाना है, हाँ 1 घंटा में इसको कंप्लीट करना है, तो इसलिए थोड़ा जल्दी पढ़ा देंगे, जल्दी खत्म हो। तो फिर 1 घंटा से ज्यादा हो तो फिर एक और पार्ट आ जाए, तो अच्छा नहीं है। तो ये क्या है, देखो कन्वर्ट करना है कैसे होगा, देखो कैसे। तो सबसे पहले यहाँ पे हीट देंगे, इसको हीट दी तो 100 ग्राम आइस इज कन्वर्टेड इनटू 100 ग्राम आइस विच इज एट कितने हो जाएगा ये 0 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पे ये हीट दिया, वो बोलो कितना होगा ms डेल्टा टी, तो मास ऑफ कितना है 100, स्पेसिफिक हीट ऑफ द आइस हाफ कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ये हो जाएगा 20। चेंजिंग टेम्परेचर तो हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 1000, ये कटा नहीं 10, ये हो जाएगा 1000 कैलोरी। तो यहाँ डेल्टा की एच मान ले, H1 उसका फिर आप हीट दीजिएगा, तो ये 100 डिग्री आइस जो है जो 0 डिग्री सेल्सियस पे आ चुका है, तो अब ये 100 ग्राम क्या हो जाएगा आइस वाटर में हो जाएगा, और अभी भी 0 डिग्री सेल्सियस पे ही होगा। यहाँ पे हीट क्या होगा, लेटेंट हीट m इंटू, तो मास कितना है 100, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन किसके लिए, आइस के लिए कितना होगा साहब 80 कैलोरी पर ग्राम। तो ये हो जाएगा 8 फिर 300 में 1 2 3 कितना कैलोरी होगा। नेक्स्ट, अगर अभी भी इसको हीट देना चालू करेगा 100 डिग्री सेल्सियस, 100 ग्राम वाटर को 0 डिग्री सेल्सियस पे है, अगर कंटिन्यूअसली अभी भी हीट दीजिएगा तो 100 ग्राम ऑफ वाटर, 100 ग्राम ऑफ वाटर which is at 0 degree Celsius will reach at 100 degree Celsius। ये किस पे चला जाएगा अब 100 डिग्री सेल्सियस पे, आगे किस पे चला जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस पे चला जाएगा। और ये यहाँ पे 100 ग्राम
वाटर का वाटर में ही रहेगा, क्योंकि इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, तो चीज नहीं होगा। तो यहाँ पे हीट क्या रहेगा, एमएस डेल्टा टी। तो मास कितना है साहब इसका, 100 ग्राम ही है। स्पेसिफिक वाटर कितना होता है 1, और चेंज इन टेम्परेचर ये 100 हो गया। तो 1 2 1 2 इतना कैलोरी यहाँ पे पक्का। अब 100 ग्राम वाटर जो कि 100 डिग्री सेल्सियस पे है, अब भी अगर हीट देना चालू करेंगे तो किसमें होगा, 100 डिग्री वाटर विल कन्वर्ट इनटू 100 डिग्री वेपर या स्टीम। अगर आगे भी हीट दीजिएगा, इसके बाद भी अगर आप हीट दीजिएगा तो ये, इसके बाद भी अगर आप हीट इसको देते हैं तो ये हो जाएगा 100 ग्राम स्टीम आ जाएगा एट 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब यहाँ पे टीचिंग है। और इस दौरान जो हीट आप दीजिएगा H1 H2 H3 हो गया, और ये H4 हो जाएगा। यहाँ पे इधर लिख देते हैं बाबू, H4 कितना हो जाएगा, यहाँ पे तो वाटर का फेज चेंज कर रहा है, वाटर से स्टीम में जा रहा है, तो M लग जाएगा, लेटेंट वेपराइजेशन हो जाएगा LV। तो मास कितना है इसका 100 इंटू लेटेंट वेपराइजेशन कितना होगा 540। याद रखना बाबू आपको, तो ये आपका हो जाएगा 54 1 2 3 इतना। अब करेंगे स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस तक हमें पहुंचाना क्या है, स्टीम एट 150 डिग्री सेल्सियस। जब स्टीम एट 150 डिग्री सेल्सियस पहुंचा दो तो यहाँ पे हीट होगा वो H5 कहलाएगा, और टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, एमएस डेल्टा टी लग जाएगा, एमएस डेल्टा टी। तो मास कितना अभी भी 100 ग्राम ही है, और स्पेसिफिक हीट ऑफ द आइस होता है हाफ 0.46 आप मान लो इंटू डेल्टा टी हो जाएगा 150, और ये 100 कितना जाएगा 50, ये हो जाएगा इधर 25 आ जाएगा, 25 पे 1 2 इतना। तो टोटल हीट सप्लाई H बराबर कितना हो जाएगा, टोटल हीट सप्लाई H1 प्लस H2 प्लस H3 प्लस H4 प्लस H5, दिस विल बी योर आंसर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे। बाकी उस दिन कुछ बच्चे ने पूछा था मेरे से कि सर जब क्या बोलते हैं, अगर फेज, जब मिक्सिंग प्रॉब्लम में हमने बताया था, मिक्सिंग प्रॉब्लम हमने बताया सब फेज चेंज वाला नहीं कर रहे हैं। फेज चेंज वाला अगर मिक्सिंग प्रॉब्लम अभी क्योंकि लेटेंट हीट वगैरह के बारे में जानते हैं, तो फेज चेंज वाला प्रॉब्लम भी हम लोग करेंगे मिक्सिंग बेस पे, है ना। कैसे देखो एक क्वेश्चन करा देते हैं बाबू, बेसिक कॉन्सेप्ट उसका याद रखना, बाकी एकदम इजी है, बहुत बच्चे ये तो बहुत इजी के लेते हैं, है ना। आ जाओ, इसलिए हम इसकी ज्यादा कुछ डिग्री नहीं करें, हम बिना आगे कल से रोटेशन, है ना। मिक्सिंग प्रॉब्लम कैसे था वो दिखाते हैं आपको। जैसे क्वेश्चन का 1 केजी आइस है, क्वेश्चन क्या बोला वो 1 केजी आइस, मिक्सिंग प्रॉब्लम आइस एट -20 डिग्री सेल्सियस is mixed with 1 kg steam at 200 डिग्री सेल्सियस। कह रहे हैं कि 1 केजी आइस जो कि -20 डिग्री सेल्सियस पे है, उसको 1 केजी स्टीम जो कि 200 डिग्री सेल्सियस पे है, अगर उसके साथ मिक्स कर देते हैं तो कह रहे हैं फाइंड the final temperature of the mixture and mixture content कितना होगा सर?
ये पूछा आपसे, कैसे बनेगा बताओ, थोड़ा सोचो। ठीक है, सोच लिया पक्का? देखो कहना है क्या, क्योंकि अगर एक आइस है, पहले समझना इस प्रॉब्लम को, एक ही नंबर में कराएंगे, इसी में सब चीज समझ में आ जाएगा, बाकी ज्यादा इधर उधर नहीं करना है। देखो आइस जो है वो -20 डिग्री सेल्सियस पे है और एक स्टीम है जो कि 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, ये भी 1 kg का है और ये भी 1 kg का है। जब इसको मिक्स करेंगे आपस में तो होगा क्या, देखो ये गर्म है, ये ठंडा है, ये हीट लेगा और ये हीट देगा, ये इसको हीट देगा, हीट ये देगा तो ये हीट लेगा, ये हीट लेके क्या करेगा, तो पहले -20 डिग्री से 0 डिग्री सेल्सियस आइस बनेगा, फिर 0 डिग्री आइस बनेगा। तो उसमें सोचो कि उस -20 डिग्री सेल्सियस से ये 0 डिग्री सेल्सियस पे बनेगा, बस। उसके बाद क्या करेगा कि या तो 0 डिग्री सेल्सियस हीट देगा या तो 0 डिग्री सेल्सियस पे ही बना रह जाए। कंडीशन क्या क्या हो सकता है, जब इसको हीट देगा तो -20 इसका टेम्परेचर घटेगा और 0 डिग्री सेल्सियस तक आ सकता है, और 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस में रह जाए, या 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस और वाटर के फेज में रह जाए, या 0 डिग्री सेल्सियस पे कंप्लीटली वाटर रह जाए। तो फाइनल टेम्परेचर या तो 0 डिग्री हो सकता है, नहीं तो -20 या 0 डिग्री के बीच में हो सकता है, या स्टीम है और भी इसको हीट दिया तो इसका टेम्परेचर 0 डिग्री से बढ़कर कितना चले जाएगा सर, बोलो? 0 डिग्री वाटर से 0 डिग्री वाटर से 0 डिग्री 100 डिग्री वाटर, या तो 100 डिग्री हो सकता है और नहीं तो 0 से लेके 100 डिग्री के बीच में हो सकता है, बोलो? ये सब कुछ ध्यान से, ये इम्पोर्टेंट है कि 100 से 200 डिग्री के बीच में रहे, या 200 डिग्री 200 डिग्री से नहीं होगा, क्योंकि ये -20 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर तो कुछ ना कुछ डिक्रीज करेगा। तो सोचो ये ऐसे बहुत सारे कंडीशंस आपके दिमाग में आ सकते हैं, किसान या तो -20 से 0 डिग्री सेल्सियस के बीच में फाइनल टेम्परेचर मिक्सर को हम सकते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस के बीच में हो सकता है, या 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में हो सकता है, या 0 से 100 के बीच में हो सकता है, या 100 हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो इस दौरान क्या करेंगे, आपके पास आपको क्या करना है, एक अजम्पशन मानना पड़ेगा। अजम्पशन में या तो आप 0 डिग्री मानो, नहीं तो 100 डिग्री मानो, अपने आप चीजें समझ में आ जाएगी क्या होने वाला है। ठीक है, दो ही अजम्पशन मानो, या तो 0 डिग्री मानो अजम्पशन में, हमें तो 100 डिग्री अजम्पशन में मानो। ठीक है, अब तुम ध्यान से सोचो कि ये 200 डिग्री सेल्सियस पे है और ये -20 डिग्री सेल्सियस पे है, तो आप सोचो कि ये स्टीम है, जब इस आइस को देगा तो कभी भी आइस नहीं रहेगा 200 डिग्री सेल्सियस पे मन में, क्योंकि ये हीट ज्यादा रिलीज करेगा, लेकिन इसको 100 डिग्री सेल्सियस पे 100 डिग्री सेल्सियस वाटर पे आने के लिए तो कम ही हीट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसकी स्पेसिफिक इसकी लेटेंट हीट होती है 80 और स्पेसिफिक हीट होती है इसका हाफ, लेकिन इसका 540 होता है, इसलिए ज्यादा हीट लेटेंट हीट इसका 540 होता है, ये ज्यादा हीट रिलीज करेगा, लेकिन उतना ही हीट ये ले नहीं पाएगा, हमको ऐसा लग रहा है, आई एम फीलिंग दैट कि ये ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज करेगा और ये कम ही अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी लेना पसंद करेगा 100 डिग्री सेल्सियस तक आने के लिए। मतलब इसको आइस को 0 डिग्री सेल्सियस आइस आने के लिए बहुत कम एनर्जी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, फिर 0 डिग्री सेल्सियस आइस से 0 डिग्री सेल्सियस वाटर पे आने के लिए फिर बहुत कम एनर्जी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, Mn12 मास जो भी 1 kg है 12 है, और उसके बाद फिर हीट बचा रहेगा इसका, ठीक है, अगर इसका टेम्परेचर बढ़ाएगा तो सोचो कि करीब करीब टेम्परेचर 0 डिग्री रहने वाला नहीं लग रहा है, ये टेम्परेचर कुछ ना कुछ 100 के आसपास रहने वाला लग रहा है। क्या इतना फीलिंग आ गई साहब? क्योंकि ये 200 डिग्री है वो -20 डिग्री सेल्सियस है, हीट ज्यादा रिलीज करेगा, उसको हीट कम ही चाहिए वाटर तक आने के लिए। ठीक है, तो हमने एक ओवरऑल माना क्या अजम्पशन कि हमने माना इस सिस्टम का टेम्परेचर 100 होगा, लेट द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज 100, वी अज्यूम, ऐसा हमने क्या करा, अज्यूम करा, अज्यूम
that temperature of mixture, ये इक्विलिब्रियम टेम्परेचर मान लो ना, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर इज 100 डिग्री सेल्सियस मान लो। तो 100 डिग्री सेल्सियस लाने में ये कितना हीट दिया, ये कितना हीट दिया, नहीं 100 डिग्री सेल्सियस वाटर बना रहे हैं हम लोग, तो 100 डिग्री सेल्सियस वाटर आने में ये कितना हीट लिया और ये कितना हीट दिया वो हम लोग देख लेते हैं। बाकी अपने आप कोई बड़ा होगा, ज्यादा होगा या बराबर होगा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग फाइनल देख लेंगे कैसे देखेंगे। ये जंक्शन है कोई सही नहीं, हमेशा बहुत बना सकते हैं, या तो 0 मानो नॉर्मली, या तो 0 मानो तो 100 मानो, लेकिन आप देखो कब 0 माने और कब 100 माने, तो इस केस में आपको थोड़ा सा माइंड में दिमाग लगाना पड़ेगा, सर यहाँ पे 100 डिग्री मानना पड़ेगा, है ना। मानेंगे सही होगा तो सही होगा, नहीं तो फिर 0 डिग्री मानना पड़ेगा, गलत हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आगे, लेकिन उतना कैलकुलेशन करके ही चलना है कि 100 डिग्री होगा। अब तो सोच हीट रिलीज, पहले आइस के लिए देखते हैं, रिलीज बाय आइस, released by the ice to convert into 100 degree Celsius water। मतलब हीट रिलीज नहीं, हीट गेन, सॉरी हीट गेन करेगा। मान लो कि ये जो आइस है, आइस को हम मानेंगे 100 डिग्री सेल्सियस वाटर में मान रहे हैं 100 डिग्री सेल्सियस, आइस को 100 डिग्री सेल्सियस वाटर पे आने के लिए कितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी लेना पड़ेगा, एजम्पशन मान के देखते हैं कितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी चाहिए। तो H1 बराबर क्या हो जाएगा, mx डेल्टा H1 बराबर, पहले तो ये -b से 0 डिग्री पे आएगा, तो mx डेल्टा T, तो मास कितना है 1000, स्पेसिफिक हीट ऑफ द आइस हाफ इनटू डेल्टा T हो जाएगा 20, प्लस ये टेम्परेचर हो गया 0 डिग्री, ये इससे कितना हो गया, ये आ गया आपका 0 डिग्री सेल्सियस आइस पे, देखो ये सब याद रखना पड़ेगा ये सब। और अब आइस से फिर लेटेंट हीट देंगे, तो आइस किसमें कन्वर्ट हो जाएगा साहब, वाटर में, m इंटू एल, तो m इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना है 80, तो ये आ गया आपका साहब ये आपका आ गया 0 डिग्री सेल्सियस वाटर। अब फिर 0 डिग्री सेल्सियस वाटर से 100 डिग्री सेल्सियस वाटर पे जाने के लिए mx डेल्टा टी, तो ms डेल्टा टी कितना जाएगा 100 हो जाएगा, क्योंकि 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस तक वाटर को ले जाना है वो। तो देखो कितना हो गया, ये 10 10⁻³ मान लो, 10⁻³ सब में कॉमन है, 10⁻³ जाएगा 10 प्लस 80 प्लस 100, ये आपका आ जाएगा 190 इंटू 10⁻³ इतना कैलोरी। बोलो ये ठीक है। अब आप देखो कि स्टीम को 100 डिग्री सेल्सियस वाटर पे आने में कितना हीट लूज करना पड़ा, वो देख लेते हैं। हीट loss by steam to convert at 100 डिग्री सेल्सियस वाटर। मतलब जो 200 डिग्री सेल्सियस स्टीम था उसको 100 डिग्री सेल्सियस वाटर में आने के लिए कितने अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी देना पड़ेगा। तो इसमें जो हीट होगा H2 बराबर, पहले तो इसका टेम्परेचर 200 से स्टीम का 100 पे आ जाएगा ms डेल्टा टी, ms हो जाएगा 10⁻³ m, स्पेसिफिक हीट ऑफ द स्टीम इज हाफ इनटू डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 100, ये हो जाएगा 50 प्लस क्या बाद में काटेंगे प्लस ये 100 डिग्री सेल्सियस अब किसमें आ गया साहब, ये इतना हीट दिए तो किसमें आ गया 200 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम में आ गया। अब फिर हीट देंगे तो किसमें आ जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस वाटर में आ जाएगा, ये हो जाएगा m इंटू एल लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, m हो जाएगा 10⁻³ इंटू 540, ये आपको हो जाएगा 10⁻³ कॉमन ले लो तो हो जाएगा 50 प्लस 540,
नहीं, क्या आ जाएगा 590 इंटू 10⁻³ कैलोरी। अब आप देखो, ये मिटा दो बीच वाला। अब आप देखो, ध्यान से देखो, हमने हमारा जो एजम्पशन था, हमने 100 डिग्री सेल्सियस माना था क्या, 100 डिग्री सेल्सियस वाटर इक्विलिब्रियम जो रहेगा वो 100 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस वाटर आपका इक्विलिब्रियम से 100 डिग्री सेल्सियस वाटर बनेगा, वही हमारा माना हुआ था। लेकिन हुआ क्या कि तू देख कि आइस जो है वो मात्र इतना कैलोरी लेके, अगर आइस को इतना कैलोरी एनर्जी दिया जाए तो -20 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस वाटर में पहुंच जाएगा, ठीक है। लेकिन स्टीम को 100 डिग्री सेल्सियस तक वाटर पे आने के लिए उसका इतना कैलोरी जूल, मतलब 590 किलो कैलोरी जूल को रिलीज करना पड़ रहा है बस। तो बेसिकली देख होगा ये कितना है, 3 फेज देखो, 1 2 3, ध्यान समझना, पूरा समझना है। ये 10⁻³ का, ये 10 80 100 है ना, तो सोच हीट कौन दे रहा है, ये किसको दे रहा है, आइस को। तो तुम सोच 590 में से 10 दे दिया आइस को, ये क्या कन्वर्ट हो गया साहब, 0 डिग्री सेल्सियस आइस पे आ गया। अभी भी इसके पास हीट है, फिर इसमें से 80 इसको दिया, 590 में अब कितना बचा, 80, 580 कैलोरी बचा ना, दी 580 कैलोरी, 580 इसको देने के बाद 580 कैलोरी में 80 कैलोरी फिर ये ले लिया, 580 कैलोरी इसके पास बचा, फिर 80 कैलोरी इसको दिया, ये इसको 80 कैलोरी दिया। 80 कैलोरी देने से क्या हो गया कि साहब जो वाटर, जो आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे था, अब वो आइस किस पे हो गया, अब वो आइस 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में कन्वर्ट हो गया। तो अब इसके पास कितना बचा, 500 कैलोरी, किलो कैलोरी। अब 500 किलो कैलोरी इसके पास अभी है, और ये हीट अभी कितना लिया है साहब, अब ये 90 कैलोरी लेके ये किस पे आ गया, 0 डिग्री सेल्सियस वाटर पे आ चुका है, पक्का। अच्छा, अब क्या करेगा कि फिर इसको 100 किलो कैलोरी जूल, किलो कैलोरी एनर्जी अगर इसको मिलेगा तो 0 डिग्री सेल्सियस वाटर किस पे कन्वर्ट हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस वाटर पे, 0 डिग्री सेल्सियस वाटर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब सोचिए 100 किलो कैलोरी एनर्जी इससे ले लेगा, 100 किलो कैलोरी ले लेगा तो 500 था, 500 में से 100 और ले लेगा, तो बचा कितना, 400 किलो कैलोरी। ध्यान से, वाटर तक आने के लिए इसको टोटल चाहिए तो 590 किलो कैलोरी, लेकिन इसने क्या किया है कि 10 कैलोरी लेके, 590 का 10 कैलोरी लेके ये अपना 0 डिग्री सेल्सियस आइस पे आ गया है, फिर 80 कैलोरी लेके, मात्र 80 कैलोरी लेके, इससे 80 कैलोरी लेके किस पे आ गया साहब, 0 डिग्री सेल्सियस वाटर पे आ चुके हैं, और फिर मात्र 100 कैलोरी लेके 100 डिग्री सेल्सियस वाटर में कन्वर्ट हो चुका है, और ये 100 डिग्री सेल्सियस वाटर पे आ चुका है, तभी इतना एनर्जी रिलीज किया है। अब सोच बाकी इसके पास क्या हो गया कि 400 इतना दे दिया कि 100 डिग्री सेल्सियस वाटर पे आ चुका है। अब सोच बाकी इसके पास जो 400 किलो कैलोरी एनर्जी है, तो 400 किलो कैलोरी एनर्जी से क्या करेगा, और ये एनर्जी फिर इसको अगर देगा तो 100 डिग्री सेल्सियस वाटर क्या करेगा, वो स्टीम में कन्वर्ट होना चालू कर देगा। इसका मतलब कि साहब जो मिक्सर का जो फाइनल टेम्परेचर होगा वो 100 डिग्री सेल्सियस होगा, हमारा मानना चाहिए। समझ में, जो मिक्सर का फाइनल टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, 100 डिग्री सेल्सियस। क्यों, क्योंकि साहब ये तो 100 डिग्री, चार देखो 190 किलो कैलोरी इसका निकाल लिया, इसका ले लिया, तो 190 किलो कैलोरी लेने से ये तो क्या हो गया, वाटर किसमें बन गया, 100 डिग्री सेल्सियस वाटर पे आ गया। अब बाकी 400 किलो कैलोरी इसको दे देंगे, तो 400 किलो कैलोरी से देंगे तो अब बाकी को हीट देंगे तो उससे क्या होगा, वाटर स्टीम में कन्वर्ट होना चालू करेगा। नहीं, अब पूरा वाटर को स्टीम में कन्वर्ट होने के लिए, पूरा वाटर को 1 किलो वाटर को पूरा स्टीम में कन्वर्ट होने के लिए कितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी चाहिए, तो Q बराबर होता है m इंटू L। तो m एक 10⁻³ है और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है 540। तो देख ये 540 इंटू 540 किलो कैलोरी आ गया।
मतलब अभी इस वाटर को अगर 540 किलो कैलोरी और मिल जाए तो ये 100% पूरा कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाएगा वेपर में। लेकिन है इसके पास कितना बचा, मात्र 400 किलो कैलोरी एनर्जी बचा हुआ है। तो 400 किलो कैलोरी 540 किलो कैलोरी से क्या है, कम है। तो इसका मतलब जो हमारा मिक्सचर होगा वो कंप्लीटली वेपर नहीं बना हुआ होगा, मतलब ये जो वाटर है वो कंप्लीटली वेपर में कन्वर्ट नहीं हुआ होगा। इसका मतलब कि वाटर और वेपर का मिक्सचर होगा वहां पे। और वाटर वेपर का मिक्सचर है, वाटर वेपर का मिक्सचर कितने डिग्री सेल्सियस पे होता है, क्योंकि वहां पे फेज का चेंज हो रहा है तो वो मिक्सचर 100 डिग्री सेल्सियस पे ही होगा। थोड़ी बात समझ में आ गई। तो इसी से आपको वो भी आंसर आपको मिल जाएगा। देखो हम यहां पे लिख देंगे कि फाइनल टेम्परेचर, सॉल्यूशन हम कर सकते हैं कि फाइनल, ये अपने दिमाग में क्या कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि जो फाइनल टेम्परेचर होगा, फाइनल टेम्परेचर विल बी 100 डिग्री सेल्सियस because mixture is of water and vapor. वाटर और वेपर क्या है, मिक्सचर है, एंड इट इज ऑलवेज एट 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है साहब। अब कहते हैं कि फाइनल टेम्परेचर निकल गया मिक्सचर का 100 डिग्री सेल्सियस है। अब कहते हैं कितना पार्ट वाटर का है और कितना पार्ट क्या है साहब, स्टीम का है। काम करो, 400 किलो कैलोरी इस वाटर को क्या करेगा, स्टीम में कन्वर्ट करेगा। तो देखो हम यहां पर लिख देते हैं amount of water converted into steam, कितना वाटर स्टीम में कन्वर्ट कर गया, तो हीट कितना इसको मिलेगा, मात्र बचा 400 किलो कैलोरी ना। अब इसी से तो स्टीम में कन्वर्ट होना है, तो Q बराबर क्या लिख सकेंगे, m इंटू, तो Q यहां पे 400 किलो कैलोरी इंटू 10³ करेंगे। मास कितना है, 1 kg। लेटेंट हीट कितना है, लेटेंट हीट किसका है, वेपराइजेशन का, 540 किलो कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, अभी 10³ से 10³ ये करेंगे। अमाउंट ऑफ वाटर कन्वर्टेड इनटू स्टीम, कितना अमाउंट ऑफ वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो गया, टोटल हीट दी 400, Q बराबर 400 बराबर मास इंटू लेटेंट हीट 540। 3 kg में आ जाएगा, नहीं करेगी kg में आ जाएगा, तो 400 बटा 540 बटा 20 गुना 40 और 27 गुना 54, तो ये हो जाएगा 20 बटा 27, 10³ है, ये हो जाएगा kg में। नहीं समझ में रहा है, यहाँ पे 10³ करेंगे ये ग्राम में आ जाएगा, तो ये ग्राम में आ जाएगा। ठीक, तो सोचो कि जो 1 kg वाटर था वो 100 डिग्री सेल्सियस को, उसको 400 जूल किलो कैलोरी एनर्जी मिली, तो साहब कितना मास 100 का, मतलब 1 kg का कितना पार्ट स्टीम में कन्वर्ट हो गया, दैट इज दिस। नहीं, इतना ही पार्ट स्टीम में कन्वर्ट हो गया। तो अमाउंट ऑफ वाटर कन्वर्टेड इनटू स्टीम, दिस इज द मास ऑफ स्टीम हो जाएगा, मास ऑफ स्टीम कितना हो जाएगा, 20 बटा 27 kg। जबकि मास ऑफ वाटर कितना होगा, तो जो 1 kg स्टीम जो 200 डिग्री सेल्सियस पे था वो ऑलरेडी किस पे आ गया, 100 डिग्री सेल्सियस पे आ गया है, तो वो भी 100 डिग्री सेल्सियस वाटर पे आ चुका है। तो 1 kg वो प्लस, अब 1 kg ये था टोटल
जो आइस था -20 डिग्री से वही स्टीम में कन्वर्ट हो गया, उसका कितना पार्ट कन्वर्ट हो गया, तो 20/27। ठीक है। अरे यार ये आइस था और ये स्टीम था, तो स्टीम तो आ चुका है ऑलरेडी, तभी तो 100 डिग्री सेल्सियस वाटर पे आ चुका है। ये 590 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज कर दिया, 500 इतना है। और ये 100 डिग्री सेल्सियस वाटर पे आ चुका था, और फिर तो ये हीट लिया कितना, 190। ठीक है। और फिर ये 400 कैलोरी हीट ले लिया, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, यहां पे आ गया आपका वाटर प्लस वेपर का मिक्सर आ गया। तो ये तो ऑलरेडी वाटर पे है ही, इसका 1 kg का ही वाटर कुछ वाटर में कन्वर्ट हो, कुछ वेपर में कन्वर्ट, कुछ वाटर में ही रह गया, कुछ वेपर में कन्वर्ट हो गया। तो कितना वेपर में कन्वर्ट हो गया, तो वो वेपर का अमाउंट है 20/27। तो अब इसमें कितना वाटर बचा रह गया, इसमें वाटर जो बचा रह गया, ये 1 kg यहाँ पे मास ऑफ वाटर, टोटल मास ऑफ वाटर, इसका वाटर प्लस इसका वाटर कितना होगा, 1 में से 20/27 घटा दो, 1 प्लस 27 में से 20 गया तो 7/20, तो 27/20, ये मास ऑफ स्टीम बन गया, मास ऑफ वाटर बन गया। ये क्या है कि पूरा दिमाग को कॉन्सेंट्रेट करके रखोगे तब हो जाएगा। ये ऐसे भी कर सकते हैं साहब, जैसे हमने क्या किया कि स्टीम अपना हीट पूरा का पूरा दिया आइस को, नहीं आइस अपना पूरा का पूरा हीट किसको दे देता है, स्टीम। ऐसे भी कोई कर सकते हैं, दोनों में एक ही आंसर आएगा। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक, खत्म। नेक्स्ट क्लास विल बी ऑफ रोटेशन। ओके, बाय बाय, थैंक यू।